सिलेबस कल था ना, सिलेबस कल दिए थे ना। कल सिलेबस आप लोग का डिस्कस हो गया था कि नहीं हुआ था? थोड़ा बहुत बचा था कि कर दें? हाँ हाँ मैं हाँ ठीक, मैं कर दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा बताइए। देखो सिलेबस कल निकाले थे ना मोहित, किसमें है बताओ जरा। इसमें था, डाउनलोड में था ना, डाउनलोड में कहाँ है? हिस्ट्री, हिस्ट्री यूपीएससी करके होगा, नोटिफिकेशन सीएस। कितना आ गया? कितना पे आया? 19 पे आ गया। अच्छा 5 और है, चलो अब आ गया। ये है, क्लियर है, यही था ना। अब देखो मैं समझा दे रहा हूँ, इसी पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब मेन वर्क करेंगे तो जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी ना, वैसे वैसे मैं आपका सिलेबस भी अपडेट करता चला जाऊंगा। सिंपली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह अपने आप में एक बड़ा शब्द है। इसका मतलब है अगर हम देखें तो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, क्लियर है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। इसके साथ साथ मेडिवल, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, और थर्ड क्या होगा, मॉडर्न, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि यूपीएससी का जो एक लैंग्वेज सिर्फ एक छोटा सा दिया हुआ है, वो अपने आप में कितना बृहद है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी पूरा पढ़ना है आपको, मेडिवल भी पढ़ना है और मॉडर्न भी। मतलब कि पूरा भारत का जो इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के इतिहास पूरा आपको पढ़ना है। ये प्रीलिम्स का पार्ट है। अब इस प्रीलिम्स में आप देखिएगा तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, तो पहले ज्यादातर क्वेश्चन पूछता था तो उसमें आपको आदि मानव काल से भी कई क्वेश्चंस आ चुके, जिसमें जैसे पूछा गया है कि हथनौरा, मानव कपाल के लिए जो सबसे पहला मानव कंकाल मिला वो कहाँ मिला, तो हथनौरा वगैरह से कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो अभी जब मैं नेचर बताऊंगा क्वेश्चंस का सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको आश्चर्य होगा कि सिलेबस कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जैसे शुरू हो रहा है स्टोन एज से। स्टोन एज पता है, उस समय जब क्लास चल रहा था तो उस समय भी आपको स्टोन एज बताया था, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था। जिस समय स्टोन एज का मतलब क्या, राहुल बताओ। हाँ, गुड मॉर्निंग राम बहादुर जी। पत्थर युग, पत्थर स्टोन एज, अच्छा पत्थर युग में क्या हुआ होगा? हाँ, पत्थर का औजार बना करके शिकार किए। मतलब आप देखेंगे कि स्टोन एज कहा इसलिए गया है क्योंकि जो मानव जाति शुरुआत में हुए, उन्होंने अपने जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए कि कैसे हम किस बेस पे जीवन जिए, क्या खाएं पिए और कैसे मतलब जो है अपनी पूरी दिनचर्या को चलाएं, तो उसमें जो उन्होंने प्रयोग किया है ना, वो ज्यादातर पत्थरों का ही औजार यूज किया, ठीक है। हाँ
अब उस पत्थर को भी देखिएगा तो कई बार जो कहा जाता है कि बड़े बड़े पत्थर, अनगढ़ पत्थर, जिसका मतलब अनगढ़ पत्थर मतलब नेचुरल पत्थर आप कह सकते हैं, ठीक है, उसी का यूज करके थोड़ा बहुत इससे सल्क निकाल दिया और सल्क निकाल करके उसको यूज कर लिया, ठीक है। अब इसी पत्थर एज में भी आपको 3 एज मिलेगा, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 पाषाण काल आपको, ठीक है। अब इस 3 पाषाण में भी मैं इंट्रो अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें चिंता मत करना, मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बात करूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे और पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे हम लोग चले। पाषाण एंशिएंट में पढ़ाऊंगा तो खूब पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। उस बार आप लोग थे ना शिवानी, पढ़ाए थे ना, आप भी तो थे रितेश। स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज वगैरह नहीं पढ़े हो? पैलियोलिथिक एज अभी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको पूरा पढ़ाऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा। अभी चूंकि हम लोग इस पे चलेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है। क्यों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्यों जरूरी है? मैं इसलिए आपको लेकर चल रहा हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में सबसे ज्यादा यूपीएससी का फोकस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आप देखिएगा कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है, उस प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपको अगर 16 क्वेश्चन है तो 16 में, हाँ 16 से 20 के बीच में, लेकिन 16 मान के चलिए, अगर ऑन एवरेज अगर मान के चले तो 16, तो 16 में से 6 क्वेश्चन जो है वो आपका एंशिएंट और मेडिवल मिला कर रहता है। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री, कोई छोटी हिस्ट्री नहीं। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन। तो हमें फोकस कहाँ करना चाहिए? अब आप मेंस का भी पेपर देखिएगा तो मेंस के पेपर में भी क्या लिखित है? मेंस के पेपर में एकदम साफ लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो स्टार्ट हुआ है 18वीं शताब्दी के मध्य से, वहां से हम लोग को पढ़ना है, प्लस जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास पढ़ना। मतलब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ लिया तो आपका लगभग पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी होगी, तब भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मॉडर्न की। तो हम लोग मेनली फोकस्ड किस पे होंगे? मॉडर्न की। हालांकि पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे। आ जाओ। रितु कहाँ गई? तो मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम लोग फोकस मेनली किस पे करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पे। अब अगर देखिएगा मेंस का जो पेपर होता है, तो मेंस का पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री तो है। मॉडर्न हिस्ट्री को भी अगर 2 पार्ट में देखा जाए तो एक आजादी के पहले, तो आजादी के पहले कैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियंस का आगमन होता है। यूरोपियंस का आगमन का मतलब कौन कौन आए थे, कौन कौन आए थे? तो ये क्लियर है कि मतलब यूरोपियों का आगमन हुआ, उसमें आपका पुर्तगीज आए, फिर डच, और डच के बाद पहला कौन? ये क्वेश्चन में यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बहुत इजी लगता है, लेकिन है क्या, आपको मिलान करने के लिए दे देगा तो कई बार कंफ्यूजन होता है। तो फर्स्ट कौन आया? पुर्तगीज, पुर्तगाली। दूसरा डच, उसके बाद फ्रांसीसी, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के जस्ट बाद फ्रांसीसी आए। अब अंतिम जो लड़ाई होता है वो युद्ध होता है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और यह युद्ध इसलिए होता है कि जो भारत था, तो इस भारत पे कंट्रोल करने के लिए, उस समय के भारत पे कंट्रोल करने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में 3 युद्ध होता है। एंग्लो फ्रेंच वॉर का नाम सुना है? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो 3 युद्ध होता है।
उस 3 युद्ध में अंततः जीत किसकी होती है? ब्रिटिशर्स की जीत होती है। तब ब्रिटिशर्स की जीत होती है, तब फिर वो यहाँ क्या आता है? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, मतलब कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की एक प्रकार से स्थापना शुरू हो जाती है। अब इस दौरान हम देखेंगे तो सबसे पहला डिबेट आता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री कहां से शुरू होता है, और हम क्यों कहें कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मतलब हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मेडिवल हिस्ट्री से हम मॉडर्न हिस्ट्री में जा रहे हैं तो क्यों मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है और कैसे आ रहा है? एक डिबेट है, ये बहुत बड़ी डिबेट है, जो कि आपको न सिर्फ यूपीएससी, नेट जेआरएफ, पीसीएस वगैरह कहीं भी आप चले जाइए, इंटरव्यू वगैरह में आपको फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब भी कहा जाता है इतिहास में एक काल से दूसरे काल में जब परिवर्तन होता है तब वहां एक बड़ी बदलाव होता है, तभी कहीं ना कहीं कालक्रम का भी बदलाव होता है। तो एंशिएंट से मेडिवल में क्यों और मेडिवल से मॉडर्न में क्यों? तो एंशिएंट वाला अभी छोड़ दीजिए, वो जब आएंगे तब बताएंगे। मेडिवल से मॉडर्न हम क्यों कहेंगे? मतलब मध्यकाल था, मध्यकाल से आधुनिक काल कैसे शुरू हुआ? यूपीएससी का पिछली बार जो क्वेश्चन आया है उसमें ये बात मैंने पढ़ाया है कि जो क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर ऋग वैदिक काल जो रहा है, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल क्यों आया? ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो हुआ है उसके बारे में आप मेंशन करिए। तो क्या ऐसा चीज है जिसके परिवर्तन से एक काल का नाम ही अलग पड़ जाता है, एक अलग कालखंड हो जाता है इतिहास? क्या ऐसा है? ना वो छोड़ दो, एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ दो, मैं मॉडर्न पे आ रहा हूं, आधुनिक काल की मैं बात कर रहा हूं। चूंकि आपके मेंस में स्पष्ट मेंशन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से मॉडर्न हिस्ट्री जो घटित हुई है उसके बारे में आपको अध्ययन करना, ठीक है। और ये सही है भी कि मध्यकाल की शुरुआत जो है डीयू के दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मध्यकाल की शुरुआत भी 18वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। जबकि आप बीएचयू में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से तो चीजें मानी ही जाती है, लेकिन 17 से लेकर के 18वीं शताब्दी मतलब 18 सेंचुरी का जो है वो पार्ट, वो एक ट्रांजिशन का पीरियड है, मतलब संक्रमण का काल, कि मध्यकाल भी उसमें है और आधुनिक काल, दोनों का परिवर्तन हो रहा है। मतलब यह है टोटलिटी में मिलाकर कि 18वीं शताब्दी से लगभग लगभग आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो बताइए, आप लोग कोई बता सकते हैं? हाँ, चलो, ब्रिटिश शासन आता है उस वजह से। चलिए देख लेते हैं। धीरे धीरे धैर्य रखो, सब समझ में आएगा, ठीक है। धैर्य रखो, सब समझ में आएगा। कहाँ चला गया? ये क्या हो रहा है? आधुनिक भारत का इतिहास, ये कहा जाता है कि मिड 18 सेंचुरी से मिड 18 सेंचुरी, ठीक है, मिड 18 सेंचुरी। अब ये मिड 18 सेंचुरी तो, हाँ क्या हो, मैं बोलता जाऊंगा। अभी देखो, एक दो दिन की क्लास चलेगी ना, थोड़ा सा आप लोग को डिबेट वाला चलेगा, ठीक है। तो डिबेट वाला पहले पढ़ लेते हैं,
फिर फैक्चुअल जानकारी जो है कि कैसे यूरोपियंस आए, यूरोपियंस में कौन पहले आया, तब पुर्तगीज आया, तो पुर्तगीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम से कम इतिहास की शुरुआत मध्यकाल से मॉडर्न टाइम में कैसे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिबेट है, तो हम लोग समझ लें, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि अगर आप मध्यकाल में देखेंगे तो मध्यकाल में कौन कौन शासक हुए हैं और कौन सा साम्राज्य हुआ है मध्यकाल में, कुछ अगर जानकारी हो तो बताइए। शुरुआत जो मध्यकाल की मानी जाती है, पूर्व मध्य छोड़ दिए, मध्यकाल मानी जाती है, वो दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का जब समाप्ति होता है, जैसे दिल्ली सल्तनत में कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जब आया, उसके बाद उसका जो है दास जो कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या किया, दिल्ली सल्तनत की एक प्रकार से स्थापना किया। उसी के समय से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद आता है, क्या नाम था, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद अरे इतना नहीं, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद देखो उसमें आएगा बलबन भी आएगा, खलजी भी आएगा, ये लगातार आता जाता है, लेकिन अंत जब होता है तो मध्यकाल में एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत जो है वो कहां से माना जाता है, मुगलों के आगमन से ना, क्योंकि इब्राहिम लोदी जब पानीपत का युद्ध होता है, तो एक प्रकार से जब बाबर अटैक करता है, तो उस समय इब्राहिम लोदी रहता है, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, मतलब कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद कौन आता है, मुगल्स आते हैं। और मुगल्स को हराने के बाद कौन आता है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, मुगल को हराने के बाद कौन आया, ब्रिटिशर्स आया। तो ब्रिटिशर्स से मतलब मान सकते हैं कि मॉडर्न टाइम की शुरुआत मान सकते हैं, नहीं कैसे, हाँ बताओ, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ हाँ 16th सेंचुरी, चलिए चलिए ठीक है, देखिए क्लियर है, इतना मैं उतना नहीं जानता, इधर इधर मैं उतना नहीं जानता हूँ, बस ये है कि ये क्लियर है कि दिल्ली सल्तनत के बाद जो है वो मुगल्स आए, ठीक है। मुगल्स का तो एक प्रकार से आप देखिएगा, ब्रिटिश इंडिया के शुरुआत के पहले मुगल साम्राज्य था, पूरे भारत पे कैप्चर किसका था, मुगलों का अधिकार था, मुगल शासन था। मुगल शासन के दौरान ही जो कहा जाता है, हालांकि आप देखिएगा कि मुगलों के स्टैब्लिश के पहले से ही जो है यूरोपियंस आ चुके थे, क्या ऐसा कह सकते हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं, कैसे कैसे, अच्छा अभी मजा आएगा देखो, मुगल्स के लिए जो कहा जाता है कि 1526 ईस्वी में बाबर आया, ठीक है, बाबर, क्लियर है, 1526 में बाबर। लेकिन हम कहें कि ये यूरोप है, और यूरोप से यूरोपियंस जब आए तो सबसे पहला कहा जाता है कि 1498 में कालीकट की तट पे कौन आया था, वास्को डिगामा आया था ना, ये तो क्लियर है। तो अगर वास्को डिगामा आया, वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा अगर कालीकट पे आया, और ये कब आ रहा है, 1498 में, और मुगल्स कब आ रहे हैं, 1526 में, तो इसका मतलब जो यूरोपियंस आ रहे हैं तो वो तो मध्यकाल में आ रहे हैं। 1526 किसका काल है, मैंने बताया आपको कि मॉडर्न टाइम की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी से होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर कोई कहे आपसे कि सिर्फ यूरोपियों के आगमन से जो है आधुनिक काल की शुरुआत हो गई, तो क्या मान सकते हैं आप, राहुल, मान सकते हैं, नहीं मान सकते ना, क्योंकि यूरोपियंस का आगमन कब हो रहा है, 1498 में पुर्तगाली जो है यहां आ चुके थे भारत में, और ये भी कब, मुगलों के पहले, ठीक है।
आप ये देखेगा तो यूरोपियों का जो आगमन रहा है वो लगातार रहा है, मतलब वन टाइम्स में यूरोपियंस नहीं आए। जैसे फर्स्ट में आप देखिएगा तो फर्स्ट में कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली मतलब 1498 से एक प्रकार से शुरू हो जाता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी जो है ना, यह पूरा लगभग लगभग पुर्तगालियों का काल है। ठीक है, इसी 16वीं शताब्दी में जो है वो दूसरा, फिर आपका 17वीं 17वीं में दूसरा कौन आता है? डच। और डच के बाद ब्रिटिश। ब्रिटिश और उसके बाद फ्रांस, फ्रेंच। तो क्लियर हो गया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पुर्तगीज पहले आया, उसके बाद डच, और डच के बाद ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद फ्रेंच। अब इन दोनों के बीच में ही, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में भारत पे अधिकार करने के लिए कहा जाता है 3 वॉर हुआ। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वॉर, और सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, अब अंतिम में कौन जीतेगा? ब्रिटिश। क्लियर हो गया। तो ब्रिटिश अगर जीतेगा तो किसको हराएगा? ब्रिटिश। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ ना, अभी तो पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हो रहा है, मतलब ये सॉरी यूरोपियंस के बीच में युद्ध हो रहा है, भारतीयों से तो युद्ध नहीं हुआ ना। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है और ब्रिटिशर जीत जाता है तो इसकी महत्वाकांक्षा जो कही जाती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस समय कहा जाता है कि अब मुगल्स को हराना क्या है? जरूरी। तो मुगल्स को हरा करके फिर किस पे कंट्रोल करेगा? पूरे भारत पे कंट्रोल करेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं। अब इसमें एक फ्रैक्शन, एक बड़ी फ्रैक्शन है कि अगर ब्रिटिशर्स मुगल से डायरेक्टली लड़ता, और मुगल अगर शक्तिशाली, क्या लगता है आपको कि मुगल कमजोर होगा कि शक्तिशाली होगा? अभी 1498, उसके बाद 1526 में तो मुगल आता ही है, तो मतलब मुगलों के आने के पहले ही कौन आ गया? मुगलों के आने के पहले कौन आ गया? पुर्तगाली आ चुके थे भारत में, एंट्री हो चुका था। अब बात हुई कि अब मुगल्स जब आ चुके हैं और मुगल वंश की स्थापना हो चुकी है भारत में, तो सबसे पहला शासक मुगलों का कौन था? बाबर। तो बाबर शक्तिशाली था या कमजोर शासक था? शक्तिशाली शासक। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं भी ठीक ठाक था। उसके बाद शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बीच का काल बहुत इंपॉर्टेंट काल माना जाता है। तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो मतलब मैं कहूं कि बाबर से शुरू होकर के औरंगजेब तक का शासनकाल देखेगा तो एक मुगलों की अच्छी प्रवृत्ति यह मिलेगी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जिसने भी शासन किया वो कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली मुगल शासक था। इसी शक्तिशाली मुगल शासक के कारण ये पुर्तगीज जो है ये चाहा भी कि अगर हम पूरे भारत पे कंट्रोल कर ले तो पॉसिबल नहीं था। इसी के बाद आपको अगर डच को भी देखेंगे ना तो डच भी प्रयास करता है, लेकिन डच के द्वारा भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्यों? एकमात्र कारण और एक बड़ा कारण था कि मुगल उस समय काफी शक्तिशाली थे। ठीक है, तीसरा आप आ जाइए कि ब्रिटिश के टाइम में, जिस टाइम में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वॉर चल रहा था ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंग्लो वॉर, और इस एंग्लो वॉर के बीच में एक प्रकार से ब्रिटिशर्स जब जीत जाता है, तो ब्रिटिशर जब जीतता है तो उसके लिए भारत को कैप्चर करना थोड़ा आसान था। अब आसान कैसे होगा?
कोई आप लोग दिमाग बढ़ाइए, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कैसे आसान हो सकता है? मैं कहूं कि पुर्तगाली, डच, इन दोनों के तुलना में ये जिस समय थे, पुर्तगाली और डच जिस समय थे, भारत का मुगल शासक काफी मजबूत था। तो उस समय तो पॉसिबल नहीं था कि डायरेक्टली कंट्रोल कर ले। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आया तब मुगल शासक उस समय कमजोर स्थिति में थे। कैसे? औरंगजेब के बाद से पतन होना शुरू हो गया। तो ये कहा जाता है कि जब आप 1707 ईस्वी में देखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो ज्यादातर इतिहासकारों ने इस बात को माना है कि औरंगजेब की पतन के बाद जो है, एक तो मुगल शासक जो उसके उत्तराधिकारी थे वो कमजोर हो गए थे। उसके बाद अगर इकोनॉमिकल कंडीशन पे ध्यान दे तो औरंगजेब के समय ही लगभग इकोनॉमिक विघटन का शुरुआत जो है वो हो जाता है। तो मुगल शासक एक प्रकार से उत्तराधिकारी के रूप में भी कमजोर और दूसरा आर्थिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे थे। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मुगल शासक, जब शक्तिशाली कोई शासक होता है तो उसके राज्य पे अटैक कर पाना या उससे स्वतंत्रता हासिल कर पाना कितना कठिन होता है कि नहीं होता है। जब तक औरंगजेब था तब तक उसका कोई राज्य अलग बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का उत्तराधिकार बैठता है, मुगल शासक से के जो बहुत सारे अधिकारी थे, तो वो अधिकारी अपने अपने राज्य को क्या करना शुरू कर दिए, स्वतंत्र करना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ जब इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं था, तो आपके पास सेना पे खर्च करने के लिए जब पैसा ही नहीं बहुत ज्यादा, तो आप सेना को कैसे मजबूत रख पाओगे? पॉसिबल है? तो हर दृष्टि से आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो 1707 के बाद तो 1750 तक आपको जो मिलेगा वो कंडीशन मुगलों की डिक्लाइन की कंडीशन होती है। मुगल्स डायनेस्टी का जो है वो डिक्लाइन क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो 1707 के बाद से, औरंगजेब के बाद से मुगलों का क्या होता है, डिक्लाइन शुरू होता है। इसी समय आप देखिएगा कि 14 जनवरी, अच्छा सबसे पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पहला पहला पानीपत का युद्ध 1526। और चलिए दूसरा नहीं याद होगा, नहीं याद है, ठीक है। तीसरा बता दीजिए। 1556। तीसरा, दूसरा, ठीक है। तो मतलब आप लोग हेमू को भूल उल गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मेडिवल पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा। चलिए, तो 1707 के बाद एक बड़ी घटना भारत में घटती है। तो कहा जाता है कि जब मुगल से एक प्रकार से, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से जो नीचे वाला एरिया था ना, ये मराठाओं का एरिया था, मराठा। और मराठा इतना शक्तिशाली हो चुका था कि इतिहासकारों ने यह भी कह चुका है कि अगर मुगल शासन के बाद कोई शासन आ सकता था तो वो मराठा आ सकता था। और मराठाओं के पास इतना पावर आ गया था कि वो दिल्ली में जाता था और दिल्ली में घूम घाम के आराम से चला आता था। उसका शासक जो है, मुगल शासक, इतना कमजोर हो चुका था कि उसके बारे में पार्लियामेंट में कहा गया है कि वह दिल्ली तक ही सीमित हो चुका था। और उसका शासक जो आगे चल करके आपको शाह आलम द्वितीय के रूप में नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं कमजोर शासक के रूप में नजर आता है। तो मराठा चाहता तो कभी भी उस मुगल शासक को हटा करके गद्दी पे बैठ सकता था, लेकिन मराठाओं ने ऐसा नहीं किया। बस वो घूमते थे और घूम करके उसको बस देखते थे कि ये तो है, अब तो हमारे ही अधीन एक प्रकार से है, इसको तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। लेकिन इसी दौरान एक बड़े शासक जो कहा जाता है, था छोटा ही शासक, लेकिन जब मराठाओं को परास्त करता है तब भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि एक बड़ी घटना घटी थी। वो था अहमद शाह अब्दाली। 1761 ईस्वी में, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। थर्ड पानीपत युद्ध जो होता है उसमें कहा जाता है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है।
अब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जब युद्ध होता है तो उस समय मराठाओं को हार, मतलब हारना पड़ता है। अब हारना इस स्तर से कि कहा गया है कि मराठाओं में जो ये युद्ध हुआ था, इतना तक लिखा जाता है कि मराठाओं की कोई भी फैमिली ऐसी नहीं रही जिस फैमिली का कोई एक सदस्य ना मरा। सोच लीजिए। इसी के बारे में एक किताब में उस समय का दिल्ली का एक सर्राफा था, मतलब जो कहा जाता है सेठ था, तो मोती वाला बताया था आप लोग को। तो दिल्ली में जो घटना घटित हो रही थी, अहमद शाह अब्दाली और इसके बीच में, मराठाओं के बीच में जो थर्ड पानीपत युद्ध हुआ था, उसका मेंशन करते हुए एक पत्र लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि बताओ, तुम लोग को पढ़ाया था ना, दो मोती खो गया और क्या बताया था, सोने के मोहरे, मतलब देखिए किस कूट भाषा में क्या हुआ, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, रुक जाओ, चिंता मत करो। तो ये दोनों के बीच में मेनली युद्ध हुआ 1761 में। आपको अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में, मराठा। क्लियर हो गया। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध होता है, लेकिन मराठाओं की अंततः क्या होती है, हार होती। तो ये हार जो है ना, एक तो हार तो हुई, लेकिन हार के बाद जो विजयी पक्ष होगा, अगर अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ है तो उसको भारत पे शासन करना चाहिए था, लेकिन ये शासन नहीं किया। तो मराठा जो हार गया वो तो शासन पहले भी नहीं कर सकता। तो हुआ ये स्थिति कि भारत के जो साम्राज्य, तो पूरा भारत था, उस पे एक प्रकार से कहा जाता है कि शून्य स्थापित हुआ। मतलब कोई शासक ही नहीं बचा कि शासन कर सके। कौन ऐसा मतलब मजबूत शासक बचा, कोई बचा? इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ छूट रहा है क्या लग रहा है आपको? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में तो हो रहा है, लेकिन शासन पहले से कौन कर रहा था भारत पे? मुगल। तो क्या मुगल इसमें शामिल हुए थे? नहीं ना। तो मुगल तो कांस्टेंट रहेगा ना, मुगल कांस्टेंट रहेगा ना। तो मुगल जैसे था वैसे ही रह गया, लेकिन वो क्या था, कमजोर मुगल शासक था, बहुत मजबूत शासक नहीं था। तो ये होना, तो यही एक फायदा, एक बड़ा फायदा ब्रिटिशर्स को मिला। क्यों? क्योंकि अगर आप पुर्तगाली के समय देखेंगे तो काफी मजबूत शासक, तो उस समय एंट्री इन्होंने नहीं कर पाया। उसके बाद देखेंगे डच के समय, तो उस समय भी नहीं। तीसरा प्रयास अगर ब्रिटिशर्स ने किया भी था तो औरंगजेब के समय एक बड़ा प्रयास किया था। औरंगजेब के समय में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बंगाल की खाड़ी में मुगल शासक के जहाज को ही लूट लिया था। उसके लूटने की वजह से ब्रिटिशर्स को काफी कड़ी सजा जो है औरंगजेब ने दिया था। और उसके बाद जब ये नहीं हुआ कि इसको पूरी तरह बैन करने का प्रयास किया गया औरंगजेब के द्वारा, तो अंग्रेज बहुत चालाक थे। तो उन्होंने क्या किया, माफीनामा दिया औरंगजेब को। औरंगजेब से माफी मांग करके कहा कि फिर से हमें व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। पहले जो भूल हुई है वह तो भूल हुई, हम हरजाना भी जो है उसका दे देंगे। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, ये व्यापारिक कंपनी है। उस समय औरंगजेब को इतना थोड़ा ना पता था कि ये शासक भारत का शासक बन जाएगा। तो औरंगजेब ने छोड़ दिया, कहा कि ठीक है, आपको हम दोबारा दे रहे हैं, लेकिन सलाह देते हुए, हिदायत देते हुए कि अगर दोबारा आपने कोई जहाज को लूटा या अटैक किया तब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चूंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो शासक बैठा वो इतना शासक मजबूत नहीं रहा। तब अंग्रेज क्या करें, अंग्रेजों को फिर से एक बार मौका मिल गया। और ये मौका तब मिला जब अहमद शाह अब्दाली जीतने के बाद भी भारत पे शासन नहीं किया, और मराठा जो कि शक्तिशाली शासक थे, जिनका अधिकार भारत पे होना था, उन्होंने भी शासन नहीं किया। तब अंग्रेजों के लिए एक अच्छा ऑप्शन था ब्रिटिशर्स के लिए कि डायरेक्ट मुगल शासक को हटा करके
इस पूरे भारत पे कंट्रोल कर सके। तो ये घटना कब घटित हो रही है? 1761 में तो पहले हुआ, लेकिन 1761 में ही सिर्फ नहीं हुआ, इसके बाद से लगातार ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो छोटे छोटे पहले राज्य थे जैसे बंगाल, उसके बाद मद्रास, और मद्रास के साथ साथ कौन, भूल गए? 3 प्रेसिडेंसी बंगाल ब्रिटिशर्स के समय एस्टैब्लिश हुआ था, बंगाल, बॉम्बे, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी। पहला अंग्रेजों ने जो कंट्रोल किया इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी में वो आया, ठीक है। तो आप देखिए, तो यही कहा जाता है कि मिड 18 सेंचुरी, तो मिड 18 सेंचुरी में आपको क्या बदलाव आया? एक राजनीतिक बदलाव, एक बड़ा बदलाव मिला, राजनीतिक बदलाव। क्यों? क्योंकि जो मुगल्स थे, जो पहले शक्तिशाली शासक था, तो उस मुगल्स का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो पतन हुआ। और पतन होने के बाद कौन आया? पतन होने के बाद कौन मजबूत हुआ? मराठा। लेकिन मराठों का युद्ध किससे हुआ? अहमद शाह अब्दाली। तो मराठे हार गए। लेकिन अब हारने के बाद जब, और ये जब अहमद शाह जब अब्दाली जीत गया, तो इसको जो शासन करना चाहिए भारत पे, इसने भी नहीं किया। तो यही कहा जाता है कि इन दोनों की हार, मतलब किसी की हार हुई या किसी की जीत हुई, जीतने के बाद भी जो है राजनीतिक शून्यता भारत में बना रहा, और उस राजनीतिक शून्यता को भरने का काम किया किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ये एक बड़ा बदलाव, तो यही बदलाव एक माना जाता है कि राजनीतिक बदलाव आप देखिएगा तो 18वीं शताब्दी में एक बड़ी राजनीतिक बदलाव हुई, जो कि मुगल्स पहले से शासन करते आ रहे थे भारत पे, अब मुगल्स के जगह पे उसका शासन का सत्ता कौन ले लिया? ब्रिटिशर्स ले लिया। और ब्रिटिशर्स का एक प्रकार से धीरे धीरे शासन सत्ता, मतलब कि उपनिवेशवाद जो भारत में स्थापित होता है, वो आपको 18वीं शताब्दी से ही शुरू होता है। क्लियर हो गया? अब इसमें एक और देखिएगा, एक तो राजनीतिक बदलाव ये है, इसमें 3 माना जाता है, 3 ऐसे बड़े राजनीतिक बदलाव। अब 3 बड़े राजनीतिक बदलाव क्या हो सकता है? एक बड़ा राजनीतिक बदलाव तो बता दिया आपको कि मुगलों का पतन हो गया, और उसके जगह पे कौन आया? ब्रिटिशर्स। 2 चीज हो गया। अब एक तीसरा जो माना जाता है कि जब ये मुगल्स जब थे भारत पे शासन कर रहे थे, तो वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, मतलब केंद्रीकृत सरकार थी। पूरे भारत पे किसका शासन था? मुगल्स का, ठीक है। लेकिन जब मुगलों का डिक्लाइन होता है, तो डिक्लाइन के बाद से छोटे छोटे नए राज्यों का उद्भव होता है। अब इन छोटे छोटे नए नए राज्य कौन से हो सकते हैं, बताइए, कौन हो सकते हैं? छोटे छोटे, आप लोग पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। मुगल्स के बाद अवध का नाम सुना है, बंगाल का नाम सुना है, हैदराबाद का नाम सुना है? सुना है ना? ये हो गया बंगाल का एरिया, बंगाल, ये वाला एरिया अवध का आता है। अवध का इलाका का नाम क्या है आज, कुछ ध्यान है? हाँ बताइए। हाँ, अयोध्या। अवध बाबू इतना बड़ा था कि आज जो यूपी है उससे भी बड़ा इलाका था अवध, ठीक है, बहुत बड़ा इलाका था। तो अवध का इलाका काफी बड़ा माना जाता है, लेकिन फिर भी आप एक, मैं प्रतीकात्मक रूप में आपको बता रहा हूँ, बंगाल का इलाका अलग था, लेकिन अवध वाकई में बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी उस समय थी। तो कहा जाता है कि जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, तो मुगल्स का डिक्लाइन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं वो उभर के आए। अब वो जो राज्य छोटे छोटे उभर के आए, वह कौन से राज्य थे? तो कहा गया उसको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया, 3 तरीका उसको भी बांटा गया। एक पहला, जो मुगलों के उत्तराधिकारी, मुगलों के जो अधिकारी थे,
उनके द्वारा जो है राज्यों की स्वतंत्रता की गई, मुगल अधिकारियों के द्वारा। स्वतंत्र राज्य। अब मैं कहूं कि मुगल अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र राज्य, तो मुगल अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र राज्य में अवध आता है, बंगाल आता है और हैदराबाद आता है। ये 3 राज्य आते हैं। अब इन 3 राज्यों का ही मैं क्यों कहूं मुगल अधिकारी क्यों हो सकता है? आखिर ये कह रहे हैं कि अवध में जो शासक हुआ और बंगाल का जो शासक हुआ और हैदराबाद का जो शासक हुआ, वो कहीं न कहीं पहले मुगल अधिकारी था। ठीक है, मुगल अधिकारी था और एक प्रकार से कहीं न कहीं मुगलों को क्या देता था, वो कर देता था। ठीक है, कर कलेक्ट करके एक प्रकार से देने का काम था। जैसे आप बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में आता है मुर्शीद कुली खान। नाम सुना है? मुर्शीद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान क्या था कि मुर्शीद कुली खान जब बंगाल पे एक प्रकार से कहा जाता है कि बंगाल पे आप शासन करिए और जो नजराना है वो नजराना किसको देंगे? दिल्ली में जो बैठा हुआ है कौन? मुगल्स। तो मुगल्स को बंगाल का शासक क्या करता था? नजराना देता था। यहां से टैक्स कलेक्शन का काम करना और टैक्स कलेक्शन का काम करके किसको देना? मुगल्स को। लेकिन ये टैक्स कलेक्शन का काम तब तक ही जारी रहा जब तक कि मुगल शासक मजबूत थे। जैसे ही देखा कि मुगल शासक कमजोर हो गए, उन्होंने टैक्स देना क्या किया? बंद कर दिया। और बंद करके बंगाल को क्या किया? स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि मुगल अधिकारियों द्वारा जो स्वतंत्र राज्य था उसमें अवध का सादत था, बंगाल का मुर्शीद कुली खां और हैदराबाद का जो है कुलीन अली खान। तो ये था। तो 3 शासक के बारे में कहा जाता है कि ये 3 शासक जो थे वो 18वीं शताब्दी में जैसे ही मुगलों का डिक्लाइन शुरू हुआ, उन्होंने क्या किया? अपने राज्य को स्वतंत्र कर दिया। अब इसके बाद दूसरा आप अगर देखेंगे तो दूसरा के बारे में कहा जाता है कि कई बार जो आम जनता है, आम जनता, उसको भी लगा, ये अनुभव हुआ और कुछ समुदाय हैं, जैसे आप मराठा वगैरह, तो मराठा एक प्रकार से समुदाय, तो मराठाओं ने भी जैसे मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो रहा था उस समय मराठाओं ने भी क्या किया? बहुत सारे राज्य, अपने राज्य को पूरा स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तो उनका भी एक अलग माना जाता है। एक और माना जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट आज आपका स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भी कई जो राजाएं थे जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे सामंत, समझते, सामंत तो जानते हैं ना, तो सामंत जो मुगलों के टाइम में जो सामंत वगैरह थे, वो कई बार सामंत जो थे तो उन्होंने देखा कि कैसे मुगल्स जो है, जब भी ये देखा गया है, आप एंशिएंट हिस्ट्री उठाइए, मेडिवल हिस्ट्री उठाइए या मॉडर्न हिस्ट्री, आपको हर समय ये बातें लगभग लगभग मिलेगी कि जब केंद्र का सरकार मजबूत बहुत होता है तो उसके अधीन रहने वाले शासक जो है वह भी शांत रहता है। लेकिन जैसे ही केंद्र अगर कमजोर हुआ तो उसके अधीन रहने वाला जो छोटा छोटा शासक है ना, वह भी एक प्रकार से क्या करता है? अटैक करना शुरू कर देता है और अपने राज्य को एक प्रकार से स्वतंत्र कर लेता है। तो कई बार हुआ कि कुछ अटैक्स के माध्यम से और कुछ जो है जो छोटे छोटे सामंत थे उन्होंने भी अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। तो जो मुगल साम्राज्य आपको पूरा बृहद भारत में दिखता था, अब वो किस रूप में दिखने लगा? टुकड़ों टुकड़ों में, फ्रैगमेंटेड वे में आपको दिखने लगेगा। तो ये कहा जाता है कई ने, एक तो मुगल शासन के पतन के बाद जो है वह छोटे छोटे नए राज्यों का उद्भव हुआ और जो एक केंद्रीकृत शासन था वह केंद्रीकृत शासन ना होकर के अब एक प्रकार से विकेंद्रीकृत शासन शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब इसमें अगर हम आगे बढ़े तो अब एक 18th सेंचुरी का जो डिबेट में आपको पॉलिटिकल मैंने बता दिया, राजनीतिक, कि राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से ये सारी परिवर्तन आपको नजर आना शुरू हो जाता है। ये पूरी तरह आपको लगभग लगभग पूरी 18th सेंचुरी आपको
ये पूरा परिवर्तन का दौर मिलता है। तो पॉलिटिकल चेंजेस हो गया। अब पॉलिटिकल चेंजेस के अलावा इकोनॉमिकल चेंजेस देखते हैं। इकोनॉमिकल चेंजेस में आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? मैं तो मुगल्स के बारे में बता दिया आपको। पॉलिटिकल चेंज कि मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, पहला कारण मुगल का डिक्लाइन, और मुगल के डिक्लाइन के बाद दूसरा उपनिवेशवाद की स्थापना। क्योंकि कौन मुगल जब हटा तो कौन उसका स्थान लिया? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स। तो उपनिवेशवाद की स्थापना, और तीसरा नए राज्यों की स्थापना, छोटे छोटे जो नए राज्य थे उनकी स्थापना। तो तीनों लिखना है तो लिख लीजिए। 18वीं शताब्दी में बदलाव जो हुआ उसका अगर तीनों लिखना है तो लिख लीजिए। आधुनिक काल की शुरुआत। देखिए यूपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि कुछ चीजें रट के चले जाएं, तो रट के चले जाने पे पॉसिबल होता नहीं है। पूछ देगा कि आधुनिक काल मध्यकाल से आधुनिक काल के परिवर्तनों को के बारे में बताइए। क्यों हम कहते हैं कि क्या आप मानते हैं कि 18वीं शताब्दी ही जो है वह कहीं न कहीं पूर्व जो मध्यकाल से आधुनिक काल का जगह लेता है? तो 18वीं शताब्दी में ऐसी बदलाव क्यों, और अगर बदलाव हुआ भी है तो क्या क्या कारण है, कौन कौन से बदलाव है, उन बदलावों के बारे में आप बताइए, ठीक है। जैसे पिछली बार भी पूछा गया आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री में बदलाव पे पूछा गया है कि उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो बदलाव आया है, सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव आया है, उस बदलावों के उन बदलावों के बारे में बताया। क्या हुआ, हो गया? तो हाँ नहीं, अभी रहने दो उसको, सिलेबस को रहने दो, मैं बता दूंगा, धीरे धीरे चीजें बताते जाऊंगा। सुबह में आप अभी नहीं आया था ना, मैं उस टाइम में थोड़ा सा डिस्कस किया, आप लेट में आए। कोई बात नहीं, मैं देखा बता दूंगा आपको, एक एक चीज जब पढ़ाते जाऊंगा ना तो वो क्लियर करवाते जाऊंगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एक ब्लैंक पेपर छोड़ दो, एक ब्लैंक पेपर छोड़ दो, हाँ एक ब्लैंक पेपर छोड़ दो। तो पहला क्या था? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जो बदलाव हुआ, एक प्रकार से शुरुआत हुआ तो राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव। अब राजनीतिक बदलाव में भी क्या, इसमें भी आप देखेंगे तो तीन मिलेगा आपको। तीन कौन कौन से? फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट क्या बताया था आपको? मुगलों का, मुगलों का पतन, क्लियर हो गया। दूसरा अंग्रेजी उपनिवेशवाद वाद की स्थापना। और तीसरा, तीसरा हो गया, हाँ इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार आप लोग को नए राज्य ना बोल करके क्षेत्रीय राज्य बोल देगा। क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। अब ये शासन सत्ता में बड़ा परिवर्तन आता है कि जो पहले मुगल्स के समय में एक केंद्रीकृत शासन था, वह कौन सा हो जाता है? विकेंद्रीकृत। छोटे छोटे नए नए राज्यों की स्थापना या क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। क्लियर हो गया राजनीतिक बदलाव में? शिवानी क्लियर है? मुगलों का पतन तो क्लियर है, राहुल सर्वेश। उसके बाद अंग्रेजी उपनिवेशवाद की स्थापना, क्लियर है।
और तीसरे नए राज्यों की स्थापना। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है 18वीं शताब्दी में होता। तो ये तीनों बदलाव जो है आपको 18वीं शताब्दी में। अब इसके बाद राजनीतिक बदलाव के बाद कहा जाता है कि आर्थिक बदलाव। तो आर्थिक बदलाव में क्या ऐसा बड़ा बदलाव हो सकता है? अब ये समझिए कि मैंने आपको कहा कि मुगलों का पतन मतलब कि जो कंट्रोल पहले किए हुए था वो कौन था? मुगल्स था। तो मुगल का अगर कंट्रोल समाप्त होगा तो उसका मतलब एक प्रकार से मुगलों ने जो इकोनॉमिक को कंट्रोल किए हुए था वो कंट्रोल क्या होगा? खत्म होगा। तो ये कहा गया कि जो 18वीं शताब्दी आप देखिएगा तो अर्थव्यवस्था में हुआ क्या, एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि जब मुगलों का कंट्रोल भारत पे था तो मुगलों का जब डिक्लाइन हुआ और अंग्रेजों का जब स्थापना, एक प्रकार से अंग्रेजी उपनिवेशवाद की स्थापना हुई, तो भारत की इकोनॉमिक जो है ना वो किसके हैंड में चली गई? ब्रिटिशर्स के हाथ में। जब सत्ता जाएगा तो अर्थव्यवस्था पे तो जाएगा। उपनिवेशवाद शब्द जो है ना अपने आप में ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को दर्शाता है। ठीक है, ये जो शब्द है उपनिवेशवाद, इस उपनिवेशवाद की एक मैंडेटरी जो शब्दावली है वो एक शब्दावली है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, मतलब कि आर्थिक दोहन। जब से भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जब से भारत में आया तब से भारत का धन कहां जाना शुरू हुआ? यूरोप। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो मुगल्स का कंट्रोल था इस पे। ठीक है, तो मुगल्स तो यूरोप नहीं भेज सकता था ना। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का एक प्रकार से भारत पे कंट्रोल हुआ तो इन्होंने इकोनॉमिक को भी, भारत के इकोनॉमिक को भी कंट्रोल किया। और कंट्रोल करने के बाद जो पैसा था वो कहां भेजा? यूरोप भेजा। इसी पैसे को भेजने के लिए ब्रिटिश टाइम में जो उन्होंने लिखा है, एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किनके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक किताब लिखा गया है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब में ये बताया गया है कि जब 18वीं शताब्दी से एक प्रकार से कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भारत का शासन सत्ता को अपने हैंड में लिया और भारत में उपनिवेशवाद एस्टैब्लिश किया, तो उपनिवेशवाद के बाद कहीं ना कहीं भारत का आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण जो है वह शुरू हो गया। अब शुरू कैसे हुआ इसके मामले में अगर हम कहें तो भारत से जो धन है उसका कैसे बहिर्गमन जो कहा जाता है, एक्सपोर्ट एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन जो थ्योरी आई है, ब्रेन ड्रेन की थ्योरी के पहले ही दादा भाई नौरोजी ने एक प्रकार से वेल्थ ड्रेन की थ्योरी दिया। ठीक है, तो वेल्थ ड्रेन की थ्योरी कब से शुरू हुई? जब अंग्रेजी उपनिवेशवाद भारत में स्थापित हुआ तब से शुरू हुआ। अब ये पैसा जाता कैसे है तो समझिए इसकी एक अलग थ्योरी है। अब इकोनॉमिक पे अगर बात करें तो चूंकि हर एक व्यापार जो भारत में पूरा व्यापार चलता था उस व्यापार पे किसका कंट्रोल होगा? ब्रिटिशर्स का। तो यहां से व्यापार करने के लिए जो सामान भेजा जा रहा है कहां भेजा जाएगा? यूरोप। तो सामान भेजा जा रहा है। अब देखिए इसमें भी सामान में भी कौन सा, एक प्रकार से स्टार्टिंग जो था वह सामान कच्चा, एक जिसको रॉ मटेरियल कहा जाता है, रॉ मटेरियल। अब ये देखिए जब ब्रिटिश सरकार, अभी आगे जब पढ़िएगा तो यही 18 सेंचुरी को हमें जोड़ करके आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो उसमें एक बात आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। वो औद्योगिकीकरण कब आएगा? औद्योगिकीकरण कब आता है बताइए आप लोग, कुछ पढ़ा है? वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टार्टिंग जो देखिए, इधर इधर बात मत करिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो कहा जाता है कि अगर भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद की स्थापना हुई
तो ये दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि अगर भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद स्थापित ना होता ना, तो ये पॉसिबल था कि अंग्रेजों के यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वह भी संभव नहीं था। क्यों? ऐसी क्यों बात कही गई? क्या ऐसा, जो इंडिया टुडे आप पढ़ेंगे रजनी पामदत्त की, तो इंडिया टुडे में भी ये साफ साफ कहा गया है कि अगर ब्रिटिश मतलब यूरोप में औद्योगिकीकरण आया है, तो उस औद्योगिकीकरण के पीछे का जिम्मेदार कारण ये है कि भारत पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल। क्यों? क्योंकि भारत से जो रॉ मटेरियल जाता था, उसी रॉ मटेरियल का यूज करके यूरोप ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। समझ में आया सर्वेश? कैसे बताओ? क्या कच्चा माल चला गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया? हाँ, रॉ मटेरियल चाहिए। हम्म हम्म गुड। अब आप लोग बताइए, कुछ रॉ मटेरियल के रूप में बताइए, क्या क्या रॉ मटेरियल था भारत के पास? क्या रॉ मटेरियल था? पिछली बार यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है प्रीलिम्स में कि भारत से क्या क्या सामान जाता था यूरोप। भारत से यूरोप जो है कौन कौन से सामान जाते थे। तो ये 18 सेंचुरी का जो आपका मॉडर्न टाइम का शुरुआत हो रहा है, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया है। ये बताइए क्या क्या जाता था भारत से? हैं? कॉटन और नील, सोरा और अफीम। अफीम तो ब्रिटिशर्स भारत से ले जाके ब्रिटिश यूरोप में बेचते थे। चलिए ठीक है, मतलब मोटे तौर पे ये पता है आपको कि ज्यादातर कॉटन्स, लेकिन कॉटन्स के अलावा कुछ और नहीं बताया आप लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे भारत में अकाल का कारण बनता है, जो भारत में आगे अकाल का कारण बनता है। अनाज, कपड़े। ब्रिटिश, ये देखिए कि यूरोप में अगर, ब्रिटेन में अगर कपड़ा बनाना है तो कपड़ा किस से बनेगा? कॉटन से। तो कॉटन का एक्सपोर्ट तो हो गया, रॉ मटेरियल गया। अगर ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटानिया बिस्किट बनाना है तो भारत से क्या जाएगा? गेहूं जाएगा ना। और कुछ अगर सामान बनाना है तो इसका मतलब कि अनाज जो है, भारत से अनाज निकल के कहां जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है, वहां की फैक्ट्री में गया। और वहां की फैक्ट्री में जाने के बाद जब वो माल तैयार होगा तब कहां आएगा? इंडिया में ही बिकने आएगा। तो इसका मतलब शुरुआत दौर में जब ब्रिटिशर्स ने भारत पे कंट्रोल किया तो ज्यादातर चीजें जो है, भारत से ज्यादातर चीजें रॉ मटेरियल के रूप में अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भेजना शुरू किया। और भेजना कैसे शुरू किया? कहीं ना कहीं अगर भारत पे कंट्रोल ना हुआ होता तो क्या पॉसिबल था कि यहां से रॉ मटेरियल जाता? अगर जाता भी तो पैसा किसके पास होता? भारत के पास ना। लेकिन अब अगर यहां से सामान जा रहा है और यहाँ की इंडस्ट्री वाले पैसा भी दे रहे हैं, तो ये पैसा किसके पास जा रहा है? इंडिया के पास आ रहा है। लेकिन इंडिया का शासक कौन है? अंग्रेज है कि मुगल्स है? अंग्रेज है ना। ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश उपनिवेशवाद स्टैब्लिश हुआ, पहले कौन था? मुगल था। तो मुगल के समय अगर व्यापार होता था, तो अगर यूरोप सामान जाता था तो पैसा किसके पास आता था? मुगल्स के पास आता था। लेकिन अब चूंकि भारत पे अधिकार किसका है? अंग्रेजों का। अब अंग्रेज यहां से सामान भेजेंगे यूरोप, तो वो पैसा किसको मिलेगा? भारतीयों को कि अंग्रेज को? ब्रिटिशर्स को। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के पास जब पैसा आ गया तो ब्रिटिशर्स फिर कहां पैसा भेजेगा? मतलब ये, आप सोच के देखो, तो आपको लग रहा है मतलब दोनों का शासक एक ही है,
तो पैसा तो एक ही आदमी के पास रहेगा ना। दो रहता है कि यूरोप का शासक अलग है, अंग्रेज नहीं होता, ब्रिटेन का शासक अंग्रेज ना होता और भारत का शासन अगर मुगल्स होता तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होती। लेकिन दोनों जगह पे शासन किसका है? ब्रिटेन में भी ब्रिटिश का शासन है और भारत में भी शासन ब्रिटिश का है। तो पैसा अल्टीमेटली किसके पास गया? ब्रिटिश के पास। तो क्लियर हो गया कि कैसे आर्थिक दोहन शुरू हुआ। तो अब देखिए, अब इसमें भी आर्थिक दोहन क्लियर नहीं नजर आ रहा है। अब एक और आर्थिक दोहन, जैसे अगर हम भारत से कच्चा माल बेचते हैं यूरोप, तो हो सकता है कि भारत के लोग जो है वह 10 रुपए किलो जो है गेहूं जो है वो बेच सकते हैं मार्केट में, और वो मार्केट से अंग्रेज खरीद करके अपने इंडस्ट्री को दे। लेकिन ये मुगल टाइम तक तो ठीक था। मुगल टाइम तक जो भी व्यापारी थे वो व्यापारी ब्रिटिशर्स के टाइम में भी बने रहे। जैसे भारत का जो भी व्यापारी था, तो मुगल्स का डिक्लाइन तो हुआ, लेकिन व्यापारिक जो थे वो पहले क्या करते थे? मुगल्स के साथ अपना व्यापार करते थे। लेकिन चूंकि अब ब्रिटिशर्स आ गया तो ब्रिटिशर्स के साथ अपना व्यापार शुरू कर दिए, तो वो व्यापार तो जारी रहा। लेकिन एक बड़ा बदलाव तब आता है जब मुगल्स भारत का शासक होने के नाते भारत के व्यापारियों को बढ़ावा देता है, ठीक है, कि भारत के व्यापारियों को लाभ हो, उसके लिए काम करता है। लेकिन जब ब्रिटिश का शासन आ जाता है तब वही भारत के व्यापारियों को लाभ होने की जगह पे क्या होगा? क्यों क्यों हानि होगा? क्यों हानि होगा बताइए? हाँ, फिर से बोले। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि मुगल्स जिस समय थे, औरंगजेब के समय मान लो, ठीक है, तो औरंगजेब के समय जो भी व्यापार हो रहा था, तो जो भारतीय व्यापारी व्यापार कर रहे थे और जो सामान अगर यूरोप में बेचते थे तो उनको मुनाफा किनको होता था? भारतीय व्यापारियों को होता था। लेकिन अब मुगल्स हट गए तो मुगल्स के जगह पे कौन आया? ब्रिटिशर्स आया। तो ब्रिटिशर्स यहां पे किस रूप में आया है? शासन करने के लिए। तो कंट्रोल करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को चाहेगा ना। तो जो व्यापारी होगा उस व्यापारी को ये कहेगा ना कि आप जो सोच रहे हैं कि 10 रुपए किलो माल बेचे, तो क्या अंग्रेज उसका माल लेगा? नहीं लेगा ना। जब नहीं लेगा तो बिकेगा उसका माल? नहीं बिकेगा ना। और अंग्रेज चूंकि अब इस देश के मालिक हो गए हैं, तो पहले वही व्यापारी मुगलों की बात और मुगलों का दिया हुआ आदेश मानते थे। लेकिन अब अंग्रेज इस पे शासन करने लगा तो किसकी बात मानेगा भारतीय व्यापारी? अंग्रेज का ही ना। अगर नहीं मानेगा तो अंग्रेजी व्यापारी बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो सिस्टम भी यही हुआ। तो ये कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में मुगलों का जब डिक्लाइन हुआ, तो उस मुगलों के डिक्लाइन के बाद जो भारत में व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने क्या किया? अपना बचाव करने के लिए जो पहले मुगल के साथ अपना व्यापार करते थे, अब वो ब्रिटिश के साथ अपना व्यापार शुरू कर दिए। तो व्यापारी जो है जैसे था वैसे बना रहा। लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव ये आया, चूंकि मुगल्स जब थे तो भारत के व्यापारियों को बढ़ावा देते थे और प्रॉफिट होता था। लेकिन अब अंग्रेजों ने अपना टर्म एंड कंडीशंस रखा, क्योंकि भारत पे शासन किसका हो गया? अंग्रेजों का। तो अब अंग्रेजों ने कहा भारतीय व्यापारियों को कि आप, और भारतीय किसानों को भी, कि आपको अगर नील उत्पादन के लिए हम कहते हैं तो आपको नील उत्पादन क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और कैसे? जिस रेट में हम बोलेंगे उसी रेट में आपको करना पड़ेगा। आपने 20 रुपए में भी अगर 20 रुपए किलो आपने अगर उत्पादन किया है कोई कॉटन का, तो हम आपको 20 रुपए नहीं देंगे। हमें लगता है कि 2 रुपए किलो खरीदना चाहिए, तो हम आपसे 2 रुपए खरीदेंगे। क्यों? 18 रुपए आपका हवा में जाए, हमको उससे लेना देना नहीं। अगर भारतीय शासक होते तो ऐसा करते? नहीं करते। अब चूंकि कौन था? तो अंग्रेज है। तो उपनिवेशवाद की डेफिनेशन क्लियर हुआ? पता चल पा रहा है कि कैसे जो एक भारत का अगर शासक रहता
तो एक किसान जो 20 रुपए लागत लगाया है वो 25 रुपए में भी बेच के अपनी कमाई कर सकता था। लेकिन वही किसान अंग्रेजों के समय में 20 रुपए लगाने के बाद भी उसको कितना में बिक रहा है माल? 2 रुपए में, मतलब उसका घाटा हो रहा है। तो एक प्रकार से क्या कहेंगे, उसका शोषण ही तो हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है ना। क्लियर हुआ? तो एक बड़ा आर्थिक शोषण ये हुआ भी, और जाके आपको आगे चल करके पढ़िएगा भी कि नील की खेती, 3 कठिया पद्धति वगैरह का, जिसको आगे चल करके महात्मा गांधी विरोध वगैरह करते हैं कि हम लोग मैंडेटरी नहीं है कि हम आपको 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील उगाने के लिए मजबूर है। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे तो 3 कट्ठिया क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। सिंपल, अब इतना तक समझ गया ना कि जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, जब ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश का कंट्रोल ना सिर्फ पॉलिटी पे, मतलब राजनीति क्या कहा जाता है, सत्ता पे हुआ, बल्कि अर्थव्यवस्था पे भी इसका क्या हुआ, कंट्रोल हो गया। अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल होने के बाद उसने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम यहाँ पे माल सस्ता बेचेंगे, माल सस्ता अगर भेजेंगे, तभी उसकी इंडस्ट्री भी क्या होगी, ग्रो करेगी। अब इसका सीधा सीधी कॉन्सेप्ट यही है कि जो आगे चल के आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता क्या है, एक तो यूरोप में पहले ही जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अधिकार किया, तो पहला क्या किया कि कच्चा माल भेजना शुरू किया। अब उस कच्चे माल में भी ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें कोई अगर 20 रुपए लगा के भी अगर बेच रहा है तो हम 20 रुपए की कीमत के हिसाब से नहीं खरीदेंगे, जो हम चाहते हैं उतना में ही खरीदेंगे। अब एक प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही अंग्रेजों का भारत पे शासन हुआ ना, तो जो भी व्यापार होता था, तो व्यापार पे अगर भारत से यूरोप जा रहा है, तो यूरोप जा रहा है तो यूरोप में एक प्रकार से टैक्स लगता। जैसे आज आप मान के चलिए कि आप चाइना से एक रेडमी का मोबाइल मंगवाते हैं, तो रेडमी का मोबाइल मंगवाते हैं तो कितना टैक्स देते हैं? अगर 20,000 रुपए का मोबाइल है तो लगभग कितना टैक्स देते होंगे? गवर्नमेंट फिक्स की होगी, मान के चले कितना लगभग टैक्स होता होगा, 20,000 में 4,000 मान के चलिए टैक्स दे दिया, 4,000 रुपए मान के चलिए कि टैक्स दे दिया। तो ये 4,000 रुपए टैक्स किसके पास गया? भारत सरकार के पास। चाइना को क्या मिला? चाइना को मार्केट मिला। मतलब अगर हम कहें कि भारत में जो 20,000 रुपए का चाइना का मोबाइल आया है, अगर भारतीय उसी मोबाइल को 12,000 रुपए में बना दे, तो क्या भारतीय उस सामान को खरीद पाएगा? रेडमी का मोबाइल एक चाइना वाला 20,000 में मिल रहा है भारत में, और दूसरा भारतीय बना रहे हैं वो 12,000 रुपए मिल रहा है, तो कौन खरीद सकता है? भारत की। तो भारत की बढ़ोतरी होगी एक प्रकार से। तो ये शासक जो है एक प्रकार से, आपको चाइना में अलग शासन है, अलग सरकार है, और भारत में अलग सरकार है, तब ये पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन यहां पर जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद जब एस्टेब्लिश हुआ, तो भारत में भी ब्रिटिश और ब्रिटेन में भी ब्रिटिश, तो दोनों से जब यहां से भारत से जब माल गया ना, तो ब्रिटेन में जो टैक्स लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। तो वो जब ब्रिटेन में नहीं लगाया तो माल क्या हुआ, कच्चा माल क्या होगा, सस्ता होगा? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत से सामान जा रहा है, जैसे गेहूं है, गेहूं 100 किलो गया, तो गेहूं अगर ब्रिटेन में एंट्री किया तो ब्रिटेन की सरकार को अच्छी खासी लगानी चाहिए थी ना, उसको टैक्स तो लेना चाहिए था ना। टैक्स ना के बराबर लिया, ठीक है, बहुत कम लिया। अब जब कम लेगा तो वो माल सस्ता होगा ना, ब्रिटेन के जो उद्योगपति हैं उन उद्योगपतियों के लिए सस्ता हो जाएगा माल। तो उद्योगपतियों को जब रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो सामान सस्ता बनेगा, सामान सस्ता बनेगा। तो मान के चलिए यहां से गेहूं गया और गेहूं भी सस्ता ब्रिटेन के उद्योगों को मिला। उसने क्या किया, जो बिस्किट बनाया, जब रॉ मटेरियल सस्ता मिला
तो जो बिस्किट बनाया उसकी कीमत क्या होगी, सस्ते होगी कि महंगा होगा, सस्ता होगा रॉ मटेरियल तक। लेकिन यही जब ब्रिटेन से जब निकलेगा और भारत में बिस्किट आएगा तो भारत सरकार को टैक्स लगाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार में कौन सरकार थी, ब्रिटिश, तो क्या टैक्स लगाएगा, टैक्स लग सकता है और लगाएगा भी, लेकिन क्या है, जहां पे टैक्स 10 रुपया लगना चाहिए वहां पे क्या करेगा, 1 रुपया, एक टोकन जो नाम मात्र का टैक्स होता है वो टैक्स लगा देगा। ठीक है, तो यहां भी ब्रिटिश सरकार, यहां भी ब्रिटिश सरकार। अब दोनों का देखिए बदलाव कैसे आता है। तो ये रॉ मटेरियल सस्ता गया, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल सस्ता गया तो उससे किसकी हानि हुई, पहला तो भारतीय व्यापारी का, भारतीय किसान का, ये दोनों का हानि हो चुका। अब तीसरा किसको हानि होगा, यहां से जो बन के सामान आएगा, जो पहले से ऑलरेडी भारत में बिस्किट बना रहे कंपनी, छोटी छोटी जो उद्योग था भारत में वो बना रहा था, वो माल क्या करेगा, वो सस्ता होगा कि महंगा होगा, महंगा ही होगा ना। तो पहले भारतीय, आप देखिए यहां पर कैसे एक बड़ा डिफरेंसेस आता है। पहली बात कि अगर भारत में अनाज पैदा होता था तो 100 किलो अनाज मान के चलिए पैदा हुआ, तो 100 किलो अनाज पैदा होता तो भारतीय उद्योगों को सस्ता अनाज भी मिल जाता था। लेकिन 100 केजी में 80 केजी जो है ब्रिटेन चला गया, तो बचा अनाज कितना, 20 किलो। अब वो 20 किलो को भारतीय खाएंगे, या उस 20 किलो में आपको अगर उद्योग वाला चाहेगा तो उसको कितना में मिलेगा, सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहां भी लागू होता है। तो मतलब भारतीय अगर उद्योग चाहे भी तो उनको कच्चा माल क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा, लेकिन ब्रिटेन को क्या मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था। तो भारत के लोगों को जब ब्रिटेन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया, तो कच्चा माल यहां से जब गया तो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए तो सस्ता हो गया, लेकिन भारत के उद्योगों के लिए क्या हो गया, वही चीज महंगा हुआ। क्लियर हो गया। तो आप बताइए कि ब्रिटेन का अगर सस्ता हुआ तो ये सामान भी सस्ता बनाएगा, सरकार भी इसके सपोर्ट में है, और यहां भी गया तो ये सामान क्या है, वो मार्केट में भी सस्ता आया, सस्ता बिकेगा ना। और भारतीय जो बाजार में, भारतीय जो है, जो पहले से उद्योग स्थापित किए हुए थे, उनको कच्चा माल भी क्या हुआ, महंगा मिला। तो जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो उनका सामान क्या होगा, महंगा होगा। तो क्या भारतीय सामान टिक पाएगा भारत में, भारतीय सामान बिकेगा या ब्रिटेन का सामान बिकेगा, जो सस्ता रहेगा वो बिकेगा। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा ही होता है, क्योंकि जब उद्योग जो है, उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तो उद्योग क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हुआ भी वही कि ब्रिटिश अंग्रेजी उपनिवेशवाद जब एस्टैब्लिश हुआ तो दोनों जगह ब्रिटिश सरकार था, और ब्रिटेन ने अपने अकॉर्डिंग जो है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया, और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के बाद व्यापारियों को और किसान को तो पहले घाटा हो ही चुका था, अब जो उद्योगपति जो बचे हुए थे उन उद्योगपतियों को भी घाटा होना शुरू हुआ। तब इसके वजह से जो भारत की अपनी इकोनॉमिक थी, जो भारत के लोगों के हैंड में था, उनके हाथ से निकल गया और किसके हाथ में आ गया। तो ये लगातार जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है, तो कहा जाता है कि आर्थिक दोहन भी भारत का शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ राहुल, नहीं लग रहा क्लियर हुआ, नहीं हुआ सर्वेश, क्लियर हो गया। अभी और आगे पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो दोनों चीज क्लियर हो गया कि एक राजनीतिक बदलाव और दूसरा आर्थिक बदलाव। अब तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पढ़ाऊंगा, तो कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ समय देखो सर आ गए, हाँ लिख लो, हाँ लिख लो, आ गए हैं। अच्छा 2 मिनट रुको, लिखिए। आधुनिक भारत की शुरुआत, आधुनिक भारत की शुरुआत, नहीं नहीं, आधुनिक भारत की शुरुआत, मैं पूरा लिखवा रहा हूं आपको।
आधुनिक भारत की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है। मानी जाती है। आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है। आधुनिक काल की शुरुआत आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है। इसके पीछे राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलावों को मूल कारण माना जाता है। क्योंकि 18वीं शताब्दी के मध्य से भारत के राजनीति में तीन बड़े बदलाव आते हैं। भारत की राजनीति में तीन बड़े बदलाव आते हैं। पहला मुगलों का पतन। पहला क्या हुआ? छूट रहा है? नहीं, पूरा मैं लिखवा रहा हूँ, एक पैराग्राफ पूरा लिख लो, ठीक है? मैं पूरा लिखवा रहा हूँ, अलग अलग करके नहीं लिखवा रहा हूँ। हाँ, कहाँ थे हम? राजनीति में तीन बड़े बदलाव हुए। पहला मुगलों का पतन। या मुगल वंश का पतन, ठीक है? दूसरा अंग्रेजी उपनिवेशवाद की स्थापना। और तीसरा नए राज्यों की स्थापना या उद्भव। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी के साथ साथ न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव आया, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इन बदलावों में भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले मुगलों के अधीन थी, वह निकलकर अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। और अंग्रेज भारतीय उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक दोहन भी शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से
जिसके वजह से हाँ, कहां तक लिखा? जिसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का, सॉरी, स्टार्टिंग वाला लाइन, लास्ट वाला लाइन हाँ, आर्थिक दोहन भी शुरू हो जाता है, जिससे आर्थिक दोहन शुरू हो जाता है, जिससे भारत के किसान भारत के किसान भारत के व्यापारी, भारत के किसान, भारत के व्यापारी एवं उद्योगपति, भारत के छोटे छोटे उद्योगपति, भारत के छोटे छोटे उद्योगपतियों की स्थिति दयनीय होने लगती है। एवं अंततः भारत के लोगों का शोषण बड़े पैमाना पर अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा किया जाने लगता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा किया जाने लगता है। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में दो बदलावों के अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखें, बड़े बदलाव नजर आते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव नजर आते हैं। सामाजिक क्षेत्र में बदलावों को अगर देखा जाए, तो कुछ नए वर्गों का उदय होता है, जिनमें जो पहले से कुलीन वर्ग जो चले आ रहे थे ना, अब वही क्या होते हैं कि ब्रिटिश काल में एक प्रकार से पूंजीपति बन जाते हैं। ठीक है, अब पूंजीपति का मतलब यही एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूंजी, जो जमीन एक प्रकार से पूंजी होती थी, तो बड़े बड़े जमींदारों का उद्भव भी जो है इसी समय होता है, ब्रिटिश टाइम में। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, बताइए। कुछ नए वर्गों का, जैसे नए जमींदार वर्गों का उद्भव होता है। परमानेंट सेटलमेंट वगैरह आता है ना, तो परमानेंट सेटलमेंट वगैरह से नए जमींदार वर्ग जो है उभर करके आते हैं। तो समाज में जो एक खाई होती है उच्चता और निम्नता की, वह भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के आने की वजह से बढ़ती है, क्योंकि जमीन पे अधिकार जो है ज्यादातर जो कुलीन वर्ग के पहले लोग थे उनके कंट्रोल में पूरी तरह जो है जमीन आ जाती है। तो आप परमानेंट सेटलमेंट वगैरह में देखेंगे तो जमींदार वर्ग एक नया उभर के आता है। और थोड़ा सा सांस्कृतिक क्षेत्र में लिख लीजिए। सांस्कृतिक क्षेत्र में बदलावों को देखें, तो
उर्दू जो मुगलों के समय में मुख्य भाषा, फारसी और उर्दू, फारसी लिख लीजिए, फारसी जो मुगलों के समय में विद्यमान था, उसका धीरे धीरे फारसी जो मुगलों के समय में मुगलों का आधिकारिक भाषा थी, उसका जो है लगभग अंत होता है, ठीक है। और उसके जगह पे उर्दू भाषा का उद्भव होना शुरू हो जाता है। और उर्दू का, हाँ, उर्दू या उर्दू के साथ साथ हिंदी जो कहा जाता है ना, वो हिंदी स्टार्टिंग यहीं पे आता है। इसका है पहले जड़, लेकिन हिंदी भी इसी समय लगभग नजर आता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का लिख लीजिए कि नए क्षेत्रीय भाषाओं का भी उद्भव होता है। नए क्षेत्र, इस काल में नए क्षेत्रीय भाषाओं एवं इन क्षेत्रीय भाषाओं में विविध साहित्यों का सृजन भी होता है। विविध क्षेत्रीय साहित्यों का, क्षेत्रीय जरूर लगा दीजिए, विविध क्षेत्रीय साहित्यों का सृजन होता है। सर को बुला लो, समझ जाता हूँ, बुला लो, जाओ।